गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 है ये, पॉलिटी का, क्लास 8th का, ठीक है। हम उस सीरीज़ में जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लुक एट द पॉलिटिकल मैप, जो हम लोग जो है दो हम लोग मैप्स देखेंगे, ठीक है। 1947 का मैप और फिर 2017 का। सो देयर हैज़ बीन ए चेंजिंग ड्रामेटिकली ओवर द ईयर्स। बाउंड्रीज जो स्टेट की हैं वो चेंज हुई हैं, उनके नेम्स चेंज हुए हैं ओवर द ईयर। नंबर ऑफ जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट जब हुआ था तब वी हैव नंबर ऑफ प्रोविंसेस, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। बट देन द नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट जो मर्ज हुई न्यूली स्टेट्स के साथ, है ना, तो इंडियन यूनियन बना। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविंस चेंज हुई, कैसे उनकी बाउंड्रीज चेंज हुई, हम के फेडरलिज्म क्या है, कैसे मैसूर चेंज हुआ कर्नाटका में, कैसे मद्रास जो है तमिलनाडु बन गया, है ना, नाम्स चेंज हुए। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम जब इनके बारे में स्टडी कर लेंगे चैप्टर के, हमने अंडरस्टैंड करना क्या फेडरलिज्म क्या है, फेडरल प्रोविजन कौन कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इशू जो इन्वॉल्व है सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशनशिप में, स्पेशल प्रोविजंस जो है किसी किसी स्टेट को दिए हुए हैं उनकी डिस्टेंट और हिस्टोरिकल फ्यूचर्स की वजह से, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देखो ये है 1947 का मैप। देखो 1947 के बाद यहाँ राजपूताना है, यहाँ पंजाब है, ये वेस्ट पाकिस्तान, ये कश्मीर है, ये देखो यूनाइटेड प्रोविंस है, ये सेंट्रल इंडिया है, ये सेंट्रल इंडिया देखो सेंट्रल, ये हैदराबाद है, यहाँ बॉम्बे है, ठीक है, ये मैसूर है ना। तो ये था 1947 का। उड़ीसा देखो, आसाम, ओके, बिहार था यहाँ पे, आसाम था। तो अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे, देखो अब देखो 2011 का मैप देखो। यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इधर बंगाल आ गया, झारखंड आ गया। पहले ये पूरा बिहार था, ठीक है, ये यूनाइटेड प्रोविंस था। ये पूरा सेंट्रल जो है सेंट्रल प्रोविंस था, ये यूनाइटेड प्रोविंस था। यहाँ पे देखो पंजाब, हरियाणा, ये जो उत्तराखंड, ये पूरा मिला के एक ही था। आप देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जो ये सारे चेंजेस आए हैं, ठीक है। ओके, ये है 1947, ये जो 2017 का मैप है, ठीक है। अब हम कंसेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। देखो यूएसएसआर वाज वन वर्ल्ड सुपर पावर, but after 1989 it simply broke into several independent countries. One of the major reasons for its breakout was the excessive centralization and centralization of power and domination of Russia over the other region with independent language and culture. For example, Uzbekistan, some other countries like Czechoslovakia, Yugoslavia, and Pakistan had to face the division of country. So had to face the division. Canada has come across to breaking up with between the English speaking and French speaking regions of the country. सो देखो रशिया जैसे यूएसएसआर था 1989 में, अब वो टूट के रशिया हो गया है ना। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिस्टेंट कल्चर्स थे उनके, डिस्टेंट रिलीजन था उनका, डिफरेंट ट्रेडिशंस थे उनके, और वो जो है उनको मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन थी यूएसएसआर। पावर ज़्यादातर क्या थी, रशिया ने जो है सेंट्रलाइज्ड की हुई थी। जैसे कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसे कंट्रीज जिनको जो है अपने प्रैक्टिसेस जो है नहीं किए करने दिए जा रहे थे। रशिया, पाकिस्तान टूटा, देखो बांग्लादेश बना इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने जो है पाकिस्तान ने जो है इम्पोज करने की कोशिश की अपने रिलीजन, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, उर्दू जैसे, जबकि यहाँ बंगला थी, अलग ट्रेडिशन थे, अलग काइंड ऑफ रिलीजन थी, अलग स्पीकिंग लैंग्वेजेस थी। तो वहीं कनाडा में भी सिमिलर हुआ, फ्रेंच स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग के बीच में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका था, है ना। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इजेंट इट ए ग्रेट अचीवमेंट इंडिया के लिए जो इमर्ज हुआ इंडिपेंडेंट 1947 में, और वो आज भी यूनाइटेड है 7 डेकेड के बाद भी। इस अचीवमेंट का क्या कारण होता है? इट इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस दैट इंडिया ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और जितने भी कंट्रीज हमने अबव मेंशन किए हैं वो फेडरेशन हैं, येट कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड, वो एक साथ नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि उनके अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिंग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास फेडरल सिस्टम है ना, जो प्रैक्टिस करते हैं फेडरलिज्म। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने का भी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होने का। देखो इंडिया जो है कॉन्टिनेंट है, वो जो है इमेंस डाइवर्सिफाई, जहाँ 20 से ज़्यादा मेजर लैंग्वेज है और माइनर लैंग्वेज तो हंड्रेड्स में है, ठीक है। ये होम है सेवरल मेजर रिलीजन्स का, ऑल टाइप्स ऑफ रिलीजन आर फाउंड इन इंडिया। मिलियन ऑफ इंडिजिनस पीपल्स जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में रहते हैं। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी एक कॉमन लैंड मास में रहना एक बड़ी अचीवमेंट है। एक कॉमन हिस्ट्री शेयर की, पार्टिसिपेट किया कॉमन हिस्ट्री में। स्पेशली जब हमने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की तो ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल केम टुगेदर टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस, टू स्ट्रगल टुगेदर, है ना। इसी चीज़ ने हमारे नेशनल लीडर्स को ये विजुअलाइज किया कि इंडिया जो एज ए कंट्री जहाँ यूनिटी है डाइवर्सिटी में, है ना, तो समटाइम इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी।
डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी। तो फेडरल डज नॉट कंसिस्ट ए सेट ऑफ फिक्स्ड प्रिंसिपल है इन डिफरेंट हिस्टोरिकल सिचुएशन, रदर फेडरल जो है एक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का जो इवॉल्व होता है डिफरेंट सिचुएशंस में। अमेरिकन फेडरलिज्म देखो आप, जहाँ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एलिमेंट्स टू बिल्ड फेडरल पॉलिटी, ठीक है, अमेरिकन फेडरलिज्म देखो, फिर जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म देखो, यहाँ की आइडियाज और कंसेप्ट हैं एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। देखो फेडरलिज्म क्या है, सबसे पहले फेडरलिज्म एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जहाँ दो सेट ऑफ पॉलिटिक्स होती है। एक जो है स्टेट लेवल जिसको रीजनल लेवल पे होती है, और एक सेंटर एज ए होल, ठीक है। इसमें ये है, ये देखो, एक सेंटर है, एक स्टेट है, एक सेंटर है, एक स्टेट, ऐसे एक डुअल पॉलिटी जहाँ सेंटर, देखो हमारे यहाँ लेजिस्लेचर सेंटर में भी है ना, और स्टेट में भी है। सेंटर जो है एज ए होल कंट्री के लिए लॉ बनाती है, और स्टेट जो है क्या बनाती है, रीजनल लेवल पे, ठीक है। इन गवर्नमेंट में जो ऑटोनोमस होती हैं, अपने अपने काम करने के लिए वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये बात याद रखना। एंड देयर इज इवन ए सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इंडिया हैज़ ओनली सिंगल सिटीजनशिप। मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका है वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है। वहाँ पे जो है एक तो आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी, और एक जो है आप जिस स्टेट से हैं उसकी सिटीजनशिप मिलेगी। जैसे टेक्सास स्टेट है, उसको आपको टेक्सास की भी सिटीजनशिप मिलेगी जो टेक्सास में रहने वाले लोग हैं, और यूएस की सिटीजनशिप भी मिलेगी, दो सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में आप कहीं पे भी रहोगे आपको एक ही सिटीजनशिप है, वो है यू आर ए इंडियन सिटीजन, ओके। तो यहाँ जो है, यहाँ अलग अलग स्टेट्स जो है, टेक्सास अपने कुछ राइट्स देगी अपने सिटीजन को, यूएस कुछ राइट्स देगी इस सिटीजन को, और दूसरी स्टेट पेंसिल्वेनिया कुछ अलग राइट देगी, यूएस कुछ अलग राइट देगी, है ना। तो अलग अलग राइट्स, डिफरेंस इन राइट्स हैं। यहाँ पे जो कोर्ट्स भी जो है वो डिफरेंट राइट्स को जो है फॉलो करते हैं, डिफरेंट लॉज स्टेट के अलग है सेंटर। वहीं इंडिया में नहीं है, इंडिया में जो है एक कोर्ट की एक हायरार्की है, सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट, जो हमने प्रीवियस यूनिट में बनता है, सेम लॉज फॉलो करती हैं वो, ठीक है। पीपल जो है दो सेट ऑफ आइडेंटिटी होती हैं, जैसे अमेरिका में एक झारखंडी है तो कोई इंडियन है, कोई गुजराती है, तो वैसे। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में एक इंडियंस हैं, वी आर एज वेल एज, हम गुजराती भी हैं, हम झारखंड के भी हैं, हम इंडियन भी हैं, ठीक है। हमारी जो लॉयल्टी है वो एट द एंड जो है एक सिंगल कंट्री को है। यहीं अमेरिका में टेक्सास को भी लॉयल्टी है, यूएस को भी लॉयल्टी है, वैसी नहीं, ठीक है। ये हमने डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी तो हमें बाल्कनाइजेशन का भी जो है डेंजर था। तो जो डिटेल है जो डुअल सिस्टम की जो गवर्नमेंट की, वो हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम माना गया है ना, और ये सोर्स है पावर का बोथ गवर्नमेंट के लिए। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है दोनों स्टेट के लिए भी और सेंटर के लिए भी, ठीक है। जो कुछ सर्टन सब्जेक्ट विच कंसर्न नेशन एज ए होल, फॉर एग्जांपल डिफेंस, करेंसी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो यूनियन के हाथ में, और रीजनल और लोकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के हाथ में है। तो यहाँ पे जो है एक यूनियन लिस्ट है जिस पे जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, एक स्टेट लिस्ट है जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और एक कंकरेंट लिस्ट है जिसमें जो है दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कुछ जो है रेजिड्यूरी पावर जो है सेंटर को दी गई है, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कन्फ्लिक्ट जो सेंटर और स्टेट में, क्यों, कौन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो सेटल करती है डिस्प्यूट। कोई भी सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़ा होगा तो मैंने बताया था ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के बाद, हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था, इनके बीच का झगड़ा जो है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी संभालती है। तो एक बड़ा ही क्लोजली जो है ना एक निट स्ट्रक्चर है, जो लीगल मैटर, डिवीजन ऑफ पावर, जो रियल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, वर्क जो है हिस्ट्री जो है डिटरमाइन करती है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक रिस्ट्रेन हेल्प करती है फेडरेशन को फंक्शन करने के लिए स्मूथली। अगर जो है एक्सेसिव जो है ये जो सेंटर अगर अपनी पावर यूज़ करेगी तो भी फेडरेशन काम नहीं करेगी, वो ब्रोक आउट हो जाएगी, फिर बाल्कनाइजेशन होगा, फिर इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दो मुल्क टूट जाएंगे। वैसा नहीं, हम लोग जो है वी रिस्पेक्ट एनी सिंगल यूनिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स और आइडियोलॉजी कम टू डोमिनेट द एंटायर फेडरेशन, इट कुड जनरेट अ डीप रिजेंटमेंट अमंग द पीपल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज स्पीकिंग या पर्टिकुलर रीजन अगर डोमिनेट करने लग जाएगा तो वो जो है फेडरेशन को जो है खतरा हो जाएगा, है ना। तो डोमिनेशन इस तरीके से जो सिविल वॉर्स हो जा सकती हैं ना, सक्सेशन हो सकता है ना। तो मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन सच कन्फ्लिक्ट, और बहुत सारी दुनिया में आप देखोगे ऐसे हालात बन रहे हैं, बट अवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट ये चीज़ें ना हो। अब फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, देखो, इवन बिफोर इंडिपेंडेंट भी आवर लीडर्स जो आवर नेशनल मूवमेंट्स वेर अवेयर टू गवर्न लार्ज कंट्री लाइक आवर्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले भी लीडर्स को पता था कि इतनी बड़ी कंट्री को अगर हमने गवर्न करना है तो उनको जो है डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उनको स्पेसिफिक पावर्स देनी पड़ेंगी। एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, टू गवर्न द कंट्री। इसलिए हमने जो है इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया कि पीपल जो है डिफरेंट रीजन से लैंग्वेज बोलते हैं, वो शेयर करते हैं पावर, अगर इस रीजन में शेयर करेंगे तो ही ये करती एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है सस्टेन कर पाएगी। ठीक है, इसके लिए ये किया गया। ओनली क्वेश्चन वाज दैट शुड इट बी एक्सटेंडेड पावर टू एंजॉय द रीजनल गवर्नमेंट इन अ व्यू ऑफ एजिटेशन, जो मुस्लिम लीग ने चीज शुरू किया कि मुस्लिम्स को ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर्मूला गिवन ए लार्ज पावर टू रीजन विद डिस्कसिंग ड्यूरिंग द नेगोशिएशन बिफोर पार्टिसिपेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया, फ्रेम की एक गवर्नमेंट दैट वुड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी और कॉपरेशन के, जो सेंटर और स्टेट को दोनों को और सेपरेट करेगी पावर्स जो है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है फेडरल का, जो अडॉप्ट किया हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि ठीक है रिलेशंस जो है स्टेट्स के बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिकॉग्नाइज किया इस डाइवर्सिटी पे इन टाइम रहते हुए, है ना, और एम्फसाइज किया किस पे, यूनिटी पे। देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन है ऑफ स्टेट्स का, और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब देखो, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये किसी एग्रीमेंट के दौरान नहीं बना है। ये क्या है, ये स्टेट जो है अगर चाहे तो एक यूनियन से अलग नहीं हो सकती। ठीक है, ये वहीं यूएसए जो है थ्रू एग्रीमेंट्स बना है, जो उसकी 50 स्टेट्स हैं, इसीलिए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइट हो गए 50 स्टेट्स जो है अमेरिका को एक कंसेप्ट देते हैं, कि अमेरिका का एक एज ए नेशन का कंसेप्ट देते हैं, वो थ्रू एग्रीमेंट बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बट इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, फेडरल, देखो फेडरलिज्म जो है मेंशन्ड कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर से दो सेट ऑफ गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल पे है, एक यूनियन लेवल पे है ना। मैंने आपको बताया इनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखेगा, है ना। पावर डिवाइड कैसे की गई, इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो पावर्स है वो डिवाइड की गई है। इंपॉर्टेंट मैटर रिलेटेड डिफेंस सिक्योरिटी जो है ये जो है सेंटर के पास है। मैंने आपको बताया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ऐसी बनाई हुई, इनमें जो है पावर दी गई है कि इन पे स्टेट जो है लॉ बना सकती है, सेंटर जो है इन लिस्ट दी गई है यूनियन लिस्ट, इसमें कानून बना सकती है। फिर कंकरेंट लिस्ट है जिसपे दोनों पावर बना सकते हैं, दोनों जो है लॉ बना सकते हैं, वो लिस्ट है। हालांकि कंकरेंट लिस्ट में अगर सेंटर भी लॉ बनाएगी तो स्टेट भी लॉ बनाएगी, तो सेंटर की जो है वो लॉ मानी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो जो है रिजोल्व करती है अगर इनके बीच में कोई भी झगड़ा या लड़ाई हो। ठीक है, इस तरीके से जो है चलता है। स्टेट के पास भी एक इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वेरी मिरेज इन रेवेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, पढ़ते हैं कैसे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया, ये देखो यूनियन लिस्ट है जिसमें डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉर एंड पीस है, बैंकिंग है, रेलवे है, पोस्ट है, एयरवे है। ये लिस्ट, ये यूनियन, इस पर सिर्फ यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर ट्रेड, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन पे स्टेट कानून बना सकते हैं। इनमें जो है सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर राज्यसभा जो है रेजोल्यूशन पास करता है कि इस पर लॉ बनाना चाहिए तो बनेगा, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती है कि इस पर लॉ बनाया जाए तभी बनेगा। ठीक है, ये कंकरेंट लिस्ट है, जैसे एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, लैंड है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, यूनियन है, अडल्ट्रेशन है, अडॉप्टिंग एंड सक्सेशन है। ये जो है इस पे जो है दोनों पार्टियां लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, पावर्स को डिवाइड किया है। रेजिड्यूरी पावर्स जो है वो सेंटर के पास है, जैसे साइबर लॉज है ना, यूनियन, तब जो है ये जो है रेजिड्यूरी पावर जो ये सेंटर के पास है, कुछ जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इवॉल्व हुई। ओके, अब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो इसको पढ़ने में आपको बताता हूँ। इंडिया ने जो है ना, इंडिया वाज अ डाइवर्स कंट्री है ना, तो इन जो है इन सारी स्टेट्स को एक साथ रखने के लिए इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का होना इंपॉर्टेंट है। अब वो जो है इस इमेंस डाइवर्सिटी और सोशल प्रॉब्लम्स जो है ना, उनको जो है एकोमोडेट करने के लिए इस डाइवर्सिटी को, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा कि जो पॉलिटिकल और सोशल चेंज होंगे ओवर द ईयर्स है ना, इनको स्टेबलाइज रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है दिखता भी है, जो पॉवर्टी है, जो इलिटरेसी है, इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, जो वेल्थ की है ना, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से होंगी, और वो कोऑर्डिनेशन, यूनिटी और डेवलपमेंट जो है प्रॉम्प्ट करेगा मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। इन सारी जो कंसर्न थी, सोशो इकोनॉमिक जो कंसर्न्स थी ना हमारे जब इंडिपेंडेंट इंडिया आ गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगा कि सेंटर को जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब वो क्या किया, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रेशन इज द हैंड ऑफ
पार्लियामेंट इम्पावर है नई स्टेट बनाने की बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। सेंटर जो है क्या कर सकती है, कोई नई स्टेट बना सकती है, पहली दो स्टेट्स को अलग करके या कोई दो स्टेट्स को जोड़कर आपस में, है ना, या किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स का नाम भी चेंज कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकती है। तो ये पावर क्या है, सेंटर के पास है। ये तो मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा हूँ कहाँ पे जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है, पावर है, पावरफुल है, इमरजेंसी प्रोविंस है, सर्टन पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, है ना। फेडरल पॉलिटी को जो है हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम बना देता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना। पावर सारी जो है सेंटर पार्लियामेंट के पास चली जाती है, पार्लियामेंट के पास जब इमरजेंसी लगती है किसी स्टेट पे, जहाँ पे क्या एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर के टाइम पे, ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। फिर आइटम जैसे रेवेन्यू है वो कंट्रोल किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। आप जीएसटी देखो, है ना, इंडिया ने एक प्लानिंग अडॉप्ट की एज ए इंस्ट्रूमेंट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग थी ना, 5 ईयर प्लान्स, है ना, ठीक है। प्लानिंग कमीशन थी, वो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती थी कंट्री एज ए होल के लिए। एग्रीकल्चर पे जो बड़े बड़े डिसीजन लिए गए, हाई यील्ड क्रॉप्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशंस के टाइम पे, ठीक है। यूनियन जो है वो यूज़ करती है उसकी डिस्क्रिशनरी, है ना, टू गिव ग्रांट एंड लोन, स्टेट्स को लोन देती है ना, ग्रांट्स देती है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादातर जो है सेंटर के पास, ठीक है। और फिर गवर्नर का जो है, गवर्नर जो है हर स्टेट में जो है अप्लॉय किया जाता है, एजेंट ऑफ सेंटर जिसको कहा जाता है ना। पावर्स जो हैं वो दी गई हैं सेंटर में। तो ये चीज़ें जो है ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस ये जो है सेंटर को थोड़ा क्या है स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। देयर में भी ओकेजन में सिचुएशन में भी डिमांड द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड टू लेजिस्लेट मैटर। जब कभी जो है मैंने अभी अब बताया कि स्टेट के जो लिस्ट है उस पर कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए सेंटर को, तो राज्यसभा जो है रेक्टिफाई करेगी, फिर कानून बना सकती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर जो है सेंटर की वो सुपीरियर है, किसकी, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट चूज कर सकती है इंस्ट्रक्शन स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये फॉलो करो। देखो यहाँ ना आर्टिकल 257, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। कोई भी ऐसे एक्सरसाइज नहीं करना है जो यूनियन में की एग्जीक्यूटिव पावर को जो है क्या करे, खराब करे या ख़त्म करे या इन्वॉल्व हुए ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की शैल एक्सटेंड टू गिव सच डायरेक्शन टू स्टेट सो एज टू अपेयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेसेसिटी ऑफ दैट पर्पज। किसी पर्पज़ के लिए जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है एडवाइस दे सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट एग्जीक्यूटिव को। तो इस तरीके से जो है, अब देखो ना, सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर, है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये भी जो है ये कहाँ एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, स्टेट में फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, दीज आर ऑल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरीके से जो आप देखते हो कि एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है सेंटर की, ठीक है, स्टेट के। और कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं इंडिया फेडरल सिस्टम में, जो देखो आइडेंटिटी ऑफ, देखो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वास्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इन सेंटर, हमने भी देखा। और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ रीजन, येट गिव्स मोर पावर्स टू सेंटर। One of the principal identity of state is accepted. It is quite natural for state would expect a greater role and power and governance in state and country as a whole. This lead to various demand of the state. देखो जब सेंटर के पास इतनी पावर्स आ जाती है ना, तो समटाइम दे इंक्रोच ऑन द स्टेट एंड दे, ये चीज़ें स्टेट को पसंद नहीं आती कि उनके जो है एरिया में कन्फ्लिक्ट। और ये जो है क्या है, जब उनके एरियाज़ में जब इंटर होती है सेंटर, है ना, जब उनको एक्सेसिव जो है उन पे पावर जो है क्या होती है, पावर इन्फ्लुएंस होती है, तो इनको ये पसंद नहीं होता। और कभी कभी ये जो है कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है, ये जो है। और जब कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है तो कौन आता है पिक्चर में, जुडिशरी इन पावर्स को सॉल्व करती है। ऑटोनॉमी, जुडिशरी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी आर पॉलिटिकल नेचर एंड नीड टू बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। तो ये जो है इंक्रोचमेंट जब सेंटर का होता है स्टेट के ऊपर, ठीक है, वेरियस मैटर्स में, ठीक है। सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो ओवर द ईयर्स बहुत एक्सटेंड हुए। देखो 1967 तक, जब तक जो है नेहरू थे, है ना, और कांग्रेस जो है सिंगल पार्टी थी, है ना, तब तक जो है इतना ज़्यादा जो है क्या हुआ, सेंटर स्टेट जो है रिलेशनशिप खराब नहीं हुई, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल था, स्टेट में भी वही पार्टी है, सेंटर में भी। लेकिन 1967 के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट आने लगी और डिफरेंट स्टेट्स में जो है कांग्रेस डोमिनेशन खत्म हुआ, डिफरेंट पार्टीज जब क्या हुई, पॉलिटिकल पार्टीज जो है रूलिंग में आई डिफरेंट स्टेट्स में, तो क्या हुआ, लोगों को पार्टीज़ की जो है आइडियोलॉजी चेंज हुई। अब आइडियोलॉजी चेंज हुई, सेंटर में कोई और पार्टी है, स्टेट में, तो पॉलिटिकल टर्मोइल स्टार्ट हो गया, है ना। इसकी वजह से जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो डिज़ाइन किए थे, डेवलपमेंट्स के जो प्लान जो सेंटर ने वो स्टेट के साथ अलाइन नहीं होते, स्टेट्स के कुछ और प्लान थे। तो इससे जो है अपोजिशन पार्टीज़ में और रूलिंग पार्टीज़ में जो है एक क्या हुआ, एक क्या टसल स्टार्ट हो गया ना,
कंटिन्यूस टसल स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टेट्स जो पार्टी जो है और ऑटोनॉमी डिमांड करने लगी, वहीं सेंटर जो है क्या करने लगी, सेंटर और पावर जो है इन पर इन्फ्लुएंस करने लगी। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी हुई, जैसे सम टाइम दिस डिमांड एक्सपेक्टिंग द डिवीजन ऑफ पावर शुड बी चेंज इन फेवर ऑफ स्टेट, मोर पावर और इंपॉर्टेंट पावर्स जो हैं वो स्टेट को देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें आई जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे, और में से DMK, अकाली दल, ये इन्होंने डिमांड की कि और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए स्टेट्स को। Another demand is that state should have independent source of revenue और greater control over the resources। और कहने लगे कि सेंटर के स्टेट्स के पास जो है सेंटर से ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा रेवेन्यू होनी चाहिए, कि सेंटर जो है ज़्यादा कंट्रोल कर रही है इस रेवेन्यू को, है ना, रेवेन्यू शेयरिंग को, टैक्सेस को, है ना। तो इस तरीके की डिमांड आने लगी। तो इसने थोड़ा क्या किया कि सेंटर स्टेट रिलेशन को जो है हैम्पर करने की कोशिश की। थर्ड एस्पेक्ट आया ऑटोनॉमी डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जो स्टेट के पास है ना, स्टेट के पास ज़्यादा होनी चाहिए सेंटर से। ऑटोनॉमी डिमांडेड रिलेट टू कल्चर और लिंग्विस्टिक इश्यूज जो हैं, है ना। लैंग्वेज पे जो है इशू चली गई, डोमिनेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जैसे साउथ इंडियंस में साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें ये डिमांड्स आई। तो इस तरीके से जो है कन्फ्लिक्ट्स जो अराइज होने लगे। अब रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल पढ़ते हैं। ओके, देखो, रोल ऑफ गवर्नर हैज़ ऑलवेज बीन ए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, गवर्नर जो है इज़ नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस होल्डर, है ना। वो जो है मेनी गवर्नर हैज़ बीन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर और सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियन। बिसाइड गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्शन ऑफ गवर्नर ऑफन व्यूड एज ए इंटरफेरेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑफ स्टेट। देखो, गवर्नर एक जो है कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है ना, ये नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और बहुत बार ये देखा जाता है स्टेट के द्वारा कि ये गवर्नर जो है सेंटर के कहने पर हमारे जो है डे बाय डे जो है हमारे प्रोसेसेस में, हमारी गवर्नेंस में जो है दखल अंदाजी कर रहा है। तो ये जो है जब दो पार्टीज जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, जब सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, तब ये कन्फ्लिक्ट ज़्यादा आते हैं। जब सेम पॉलिटिकल पार्टीज हो ना, तब ये कन्फ्लिक्ट नहीं आते। तो जो सरकारी कमीशन ने जो है दैट वाज अपॉइंटेड इन 1893, उसने सबमिट की थी रिपोर्ट 1888 में। उसने एग्जामिन किया इशू रिलेटेड टू सेंट्रल और स्टेट के द्वारा, और उसने कहा कि अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर का शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन, मतलब ये जो है बाइस्ड नहीं होना चाहिए, है ना। दैट शुडेंट बी लाइक दिस, नहीं तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट जो है वो मोर कन्फ्लिक्ट विल अराइज। ओके, तो पावर जो रोल है ना गवर्नर की, वो एक कंट्रोवर्शियल इशू बना ओवर द ईयर्स, समझे। तो इससे जो है सिचुएशन और ख़राब हुई, ठीक है। जब बिल जो है क्या कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रख दिए जाते हैं ना, तो इससे बहुत इश्यूज है। जब पॉकेट वेटो यूज़ किया जाता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है ना पार्टी है, उसके कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ जब स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई बिल पास कर रही है जो उनकी जो है आइडियोलॉजी को अलाइन नहीं कर रही है ना, तो वो जो है डायरेक्शंस दे देते हैं गवर्नर को, और गवर्नर पॉकेट वेटो जैसी चीज़ें यूज़ कर लेता है, ना बिल को वापस भेजता है, ना बिल पे साइन करता है, ना रिजेक्ट करता है, तो बिल वहीं पड़ा रहता है। तो तब और ऐसी जो है ना, ये रिजल्ट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स बहुत सारी जो है क्या बोलते हैं कमीशंस हुई, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई जिनसे जो इफेक्ट हुए। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस आ जैसे आर्टिकल 356 जैसे, ठीक है। गवर्नर रिपोर्ट भेजेगा कि जो है अगर स्टेट जो है किसी किसी फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या लगा दे, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को, लेजिस्लेचर को जो है क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है हैम्पर होता है, क्या होता है, हैम्परिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। इससे जो है ये गवर्नर की जो ज़्यादातर जो पोजीशन है, इट्स हैज़ बीन इन कंट्रोवर्सी सिंस द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डिमांड, नई स्टेट्स की डिमांड, देखो नई स्टेट्स की डिमांड जो है 1956 में जो है पहली बार जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन सबसे पहले आई 1953 में, है ना। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की गई रिकमेंडेशन करने के लिए क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक बेस पे जो है स्टेट्स को बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया था पहली बार हुई, गुजरात और महाराष्ट्र बनी, पंजाब हरियाणा बनी, सेपरेट ईच अदर। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो है स्टेट्स का डिवीजन हुआ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुए जब 1947 के पास, 1950 के बाद जब हमने स्टेट्स को दोबारा से जो है रीऑर्गेनाइज किया डिफरेंट, है ना। तो इस तरीके से जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रिकॉग्नाइज की गई, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो क्रिएट हुई। तो डिफरेंट स्टेट्स 2000 के बाद भी जो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से, बिहार से जो है डिवाइड करके नई स्टेट बनी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान, है ना। कुछ जो है स्टेट्स को पहले जो है लिंग्विस्टिक बेस पे भी हुए, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात हुआ, पंजाब,
हरियाणा हुआ, आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटका, केरला, मैसूर, ये है ना। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी बनी, जैसे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया था, पंजाब जो है प्लेन एरिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनी, है ना। फिर जैसे झारखंड था, झारखंड के छत्तीसगढ़ ड्यू टू डेवलपमेंट रीजन्स की वजह से भी बनी, है ना। ये ऐसे स्टेट्स का जो है ओवर द ईयर्स जो है इंसेप्शन हुआ। अब इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। देखो इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो। इसका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। के सुप्रीम कोर्ट इन फैसलों को सुनाता है। देखो ये रिजोल्व जो है ब्रॉडली दो टाइप के जो है इंटरस्टेट डिस्प्यूटेशन हुए। पहला जो है बाउंड्री डिस्प्यूट होते हैं, है ना, एक दूसरी बाउंड्री के साथ ज़्यादातर हुआ है। जैसे रिसेंटली महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो है बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, नेबरिंग स्टेट के साथ होता है। दूसरा एक होता है कि जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई कर्नाटका कन्नड़ स्पीकिंग है ना, तो कर्नाटका बोलेगा कि नहीं ये मेरा एरिया है ना। वहीं महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ में जो है कर्नाटका के महाराष्ट्र स्पीकिंग है, तो वो बोलेंगे ये मेरा एरिया है ना। तो इस तरीके के डिस्प्यूट अराइज हुए हैं आउट ऑफ क्या लिंग्विस्टिक बेस पे भी, बॉर्डरिंग पे। जैसे सिटी ऑफ बेलगांव है ना, मणिपुर और नागालैंड के बीच में, है ना, लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। छत्तीसगढ़ में है, मुझे सॉरी आसाम में और उसमें अरुणाचल प्रदेश में ऐसे हैं। फिर जो हैं डिस्प्यूट्स हुए हैं। फिर दूसरा होता है वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट जो है ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हेयर करती, ये जो है इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि वाटर डिस्प्यूट्स में जो है जुडिशरी हैज़ बीन नॉट दैट मच हेल्पफुल। तो उनके लिए जो वाटर जो है ट्रिब्यूनल बनाते हैं। तो वाटर के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट, जैसे पेरियार रिवर जो है केरला और में, कावेरी रिवर का वाटर डिस्प्यूट है ना, तमिलनाडु और कर्नाटका का, है ना। फार्मर्स जो है बोथ स्टेट्स पे जो डिपेंड है कावेरी पे, और जो है वाटर डिस्प्यूट है, जैसे जो अपर जो है कंट्री जो है ऊपर जो रिसोर्स में वो यहाँ डैम्स बना लेती है, तो उसके लिए पंजाब और हरियाणा का है, गुजरात और मध्य प्रदेश का जो है वाटर डिस्प्यूट है नर्मदा रिवर पे। तो इस तरीके के वाटर डिस्प्यूट्स भी होते हैं। इनके लिए जो है ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। वाटर है ना, वाटर बोर्ड, रिवर वाटर बोर्ड एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो है वाटर ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं और वो फैसला सुनाते हैं, ठीक है। तो वाटर दो तरह के डिस्प्यूट ज़्यादातर है, एक रिवर के रिलेटेड है और एक बाउंड्री डिस्प्यूट जो है दोनों स्टेट्स के बीच में होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं दिए गए हैं बहुत सारी स्टेट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ने, जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम को जो है वो शेड्यूल 6 के अंडर जो है स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए कि ये अपने जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, उन ट्राइबल पॉपुलेशन के जो है डिस्टेंट जो है कल्चर ट्रेडिशंस हैं वो इंडिजिनस पॉपुलेशन के, और उनकी हिस्ट्री जो है एक डिस्टेंट है बाकी जो है मेन स्ट्रीम पीपल के। तो उनके जो है उनको जो है डायरेक्टली जो है एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं किया जा सकता ना, तो उनके लिए थोड़े मॉडिफाइड वर्जन जो है एडमिनिस्ट्रेट किया, जो उनको बहुत सारे कंसेशंस दिए जाते हैं ना, स्पेशल प्रोविजंस जो हिली स्टेट्स के लिए दिए जाते हैं, हिमाचल के लिए, आंध्रा के लिए, गुजरात के लिए, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम्स के लिए, अनडेवलप्ड एरिया के लिए, है ना। तो इस तरीके से जो है चलता है, ठीक है। अब देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर 317 जो है एक स्पेशल आर्टिकल था, है ना। जो जम्मू एंड कश्मीर एक लार्ज प्रिंसली स्टेट थी जिसका ऑप्शन था या तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन करे या पाकिस्तान के लिए, और या वो इंडिपेंडेंट रिमेन रहने। होएवर इंडिपेंडेंट के इमीडिएटली अक्टूबर 1947 के जो है ना ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान ने कैप्चर करने की कोशिश की कश्मीर को। इससे फोर्स किया महाराजा हरि सिंह ने साइन आस्क की हेल्प फ्रॉम इंडियन यूनियन। तो मेजर मुस्लिम मेजोरिटी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न था वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, है ना। तो इसने क्या किया था, अंडर इस सर्कमस्टांस इट वाज गिवन मच ग्रेटर ऑटोनॉमी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया जो स्टेट्स को जो मेकिंग लॉ एनी लॉ इन मैटर मेंशन इन द यूनियन और कंकरेंट लिस्ट। कोई यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में कोई भी मैटर है उस पर लॉ बनाने की एक पावर दी, ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी आर्टिकल 370 ने कॉन्स्टिट्यूशन ने। किसको? स्टेट को, दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है कि ओनली लिमिटेड पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि वो यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में पावर बना सके, है ना, बना सके। अगर कोई भी यूनियन लिस्ट का अप्लाई होता है तो स्टेट गवर्नमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर की थी वो अगर एक्सेप्ट भी करना चाहिए यूनियन का लॉ तो वो मॉडिफाई करके भी लॉ एक्सेप्ट कर सकता है। वहीं अदर स्टेट्स के पास ये जो है ऑटोनॉमी नहीं थी। तो यही जो है 2019 में क्या 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 कि इस लॉ को जो है 2019 में जो है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका फ्लैग अपना था, पार्लियामेंट्री पावर जो थी मेक लॉ करने की वो फुल्ली एक्सेप्टेड थी, है ना। यूनियन लिस्ट कैन फुली बी एक्सेप्टेड, है ना। तो जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर वो यूनियन लिस्ट पे भी लॉ बना सकती थी अपनी स्टेट में, है ना। लेकिन क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन जो है
के जो है बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते थे, है ना। लेकिन एट 2019 में जो है इस लॉ को जो है हटा दिया गया, किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। इस लॉ को सस्पेंड कर दिया गया आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने। और इसने क्या किया कि जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के दो टेरिटरी में, एक जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी और एक लद्दाख की टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। इस तरीके से जो है पार्लियामेंट ने, क्योंकि पार्लियामेंट हैज़ ए अथॉरिटी टू मेक, तो उसने जम्मू एंड कश्मीर एक और दूसरा लद्दाख जो है दो बना दिए गए, है ना। और आर्टिकल 370 को जो है हटा दिया गया। अब जो है यूनियन जो है, अब यूनियन डायरेक्टली कोई भी लॉ बना सकता है किस पे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे, है ना। और ये जो है अपने से कोई लॉ नहीं बना सकते, इनका फ्लैग, इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है सब हटा दिया गया, ओके। तो ये था आर्टिकल 370 एक्चुअली, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है आर्टिकल 370 से कोई भी लॉ बना सकता है, इवन इन यूनियन लिस्ट में जो कानून है या कंकरेंट लिस्ट में, है ना। और यूनियन का कोई भी लॉ जो है मॉडिफाई करके भी जो है अपने यहाँ अप्लाई कर सकता है। आप देखो ये जो एनवायरनमेंट में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972, उसका एक अलग वर्जन जम्मू एंड कश्मीर में लगता था। अगर आप देखोगे 1972 का जो एक्ट नहीं लगता था, बाकी पूरी कंट्री में जो है सेम था। तो इस तरीके से ये आर्टिकल 370 चलता था। ये एक स्पेशल पावर दी गई थी किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, है ना, 1947 में, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस दैट अराइज्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। बट ये जो है 2019 में जो है इसको हटा दिया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, ठीक है। इस तरीके से चला। तो हम लोगों ने एक बेसिकली एक फेडरल सिस्टम का जो है ना, फेडरल सिस्टम का ओवरव्यू लिया है कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से चलती है। एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट है ये सेंटर गवर्नमेंट है। ये एज ए होल काम करती है। कैसे, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं। तो इस तरीके से ये कानून बनते हैं, किस तरह से कौन कौन से डिस्प्यूट आते हैं, रिवर डिस्प्यूट्स हैं, वाटर डिस्प्यूट और बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स, और सेंटर और स्टेट के बीच में कौन कौन से डिस्प्यूट आते हैं ना, ये चीज़ें पढ़े। इनकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसके पास है, जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है। तो ये हमने पूरा एक डिटेल वाइज डिस्कस किया है, ठीक है। हमने एक बेसिक समरी जो है मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है 2 घंटे की क्लास भी कम पड़ जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओके। मैंने आपको एक बेसिक समरी देनी थी, आपने समझ लिया बेसिक कंसेप्ट के फेडरल सिस्टम क्या होता है। अच्छा, स्टेट और सेंटर में कैसे पावर डिवाइडेड है। मैंने आपको थोड़े वो टफ से जो वर्ड्स हैं उनको समझाने की कोशिश की है ना। तो आप जो अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ईजी होगा पढ़ने में। पहले आप एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, जब आपको समझ आ जाए कंसेप्ट, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, कि डायरेक्टली जो है जो जुरिस्डिक्शन सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, ओके।